हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज जो है मैं आपके लिए रे ऑप्टिक्स के जो पार्ट ए के बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको मैं लेके आया हूं। मैं महेंद्र कुमार साहनी। मैं आपको जो है कि आज जो है कि पार्ट ए का जो रे ऑप्टिक्स का टॉपिक्स हैं उनको मैं जो है आज जो है कि कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे जो है कि टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें लेंस फार्मूला हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का जो है कि डेरिवेशन देखा था। उसको यूज करते हुए हम लोगों ने जो है कि आपका जो है कि लेंस मेकर फार्मूला जो है ड्राइव किया था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर थिन लेंसेस को अगर हम कंबाइंड करें तो उसका नेट फोकल लेंथ क्या होगा, नेट पावर क्या होगा, और उसको कैसे जो है कि हम ड्राइव करते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो है कि दो थिन लेंसेस हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 का जो है फोकल लेंथ f1 है और L2 का फोकल लेंथ f2 है। और इसके थ्रू जो है कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हम लोग इमेज बना रहे हैं। अब जो है कि जब इस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और लेंस L1 से जो है कि रिफ्रैक्शन होगा और इसका जो है इमेज बनेगा, वो जो है कि आपका यहाँ आई डैश पे बनेगा। यहाँ पे L2 जो लेंस है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जो इमेज बन रहा है वो भी जो है कि टेम्पोररी इमेज बन रहा है। अगर यहाँ पे जब L2 भी पार्टिसिपेट करेगा तो इस L2 के लिए जो है कि ये आई डैश जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है इन दोनों के थ्रू वो यहाँ आई पे बनेगा। यहाँ पे ये इस लेंस का जो है ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u है, और यहाँ से जो फाइनल इमेज है उसका जो डिस्टेंस है वो b है, और जो टेम्पोररी इमेज बना हुआ है केवल एक लेंस के वजह से उसका जो इमेज डिस्टेंस है वो v डैश है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लेंस फार्मूला लगाते हैं तो लेंस फार्मूला अगर L1 लेंस के लिए लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे 1/v डैश, क्योंकि L1 लेंस के वजह से जो इमेज बना है आई डैश पे बना है, उसका डिस्टेंस v डैश है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, क्योंकि लेंस 1 का जो फोकल लेंथ वो f1 है। इसी तरह से अगर हम जो है लेंस 2 के वजह से अगर हम जो है कि लेंस फार्मूला लिखें तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे 1/v फाइनल जो इमेज बन रहा है v डिस्टेंस पे, माइनस 1/v डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है v डैश, इज इक्वल टू 1/f2। f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड का एक साइड ऐड किया है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। राइट साइड को जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे देख रहे हैं 1/v डैश और 1/v डैश कैंसिल आउट हो रहे हैं। इस पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहे हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो आप देख रहे हैं कि जो कंबाइंड इन L1 L2 के वजह से जो आपका फोकल लेंथ है, यानी इन दोनों के जो कंबाइंड है वो 1/f है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे जो f है वो जो है इन दोनों लेंस का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, सेम उसी तरह का ये केस आ रहा है कि अगर लेंस को अगर एक ही एक्सिस पे कोई एक्सियली इनको अगर हम जो है कि रखते हैं तो जो है कि इनका नेट फोकल लेंथ भी उसी तरह से निकलेगा। अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर होता क्या है, किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस एंड इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जो पावर होता है ये फोकल लेंथ के इन्वर्स होता है, और ये जो फोकल लेंथ यहाँ पे यूज किया जा रहा है ये जो है मीटर में लिए जाते हैं। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर को जो मेजर किया जाता है वो डायोप्टर में किया जाता है, तो इसकी यूनिट है डायोप्टर और इसको d से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर फोकल लेंथ की वैल्यू जितनी कम होगी पावर उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम यूज करते हैं तो आप देखेंगे 1/f के जगह पे नेट पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस, और 1/f1 इज इक्वल टू p1 एंड 1/f2 इज इक्वल टू p2। तो यहाँ से नेट पावर हम जो है कि इस पूरे कंबाइंड लेंस का निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव लेते हैं। अगर यहाँ पे हम इस तरह से अरेंजमेंट बनाएं कि यहाँ पे आपके एक कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ f2 है और इसका फोकल लेंथ f1 है।
इन दोनों का अगर हम जो है कि यहाँ पे फोकल लेंथ निकालें तो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो यहाँ से आप इनका जो है कि फोकल लेंथ निकाल सकते हैं नेट। और इसी तरह से हम पावर भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो इस तरह से अगर दोनों कौन के होते तो दोनों के लिए माइनस माइनस यूज करते, माइनस में फोकल लेंथ आ जाता और माइनस में पावर आ जाता टोटल। तो इस तरह से आप जो है कि थिन लेंसेज को कंबाइन करके नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, नेट पावर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि प्रिज्म जो है कि एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है जिसमें दो जो है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं एक्यूट एंगल पे। और प्रिज्म का जो काम होता है, ये जो लाइट रे आ रही है उनको जो है डिस्पर्स करना, यानी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर हैं उनमें डिवाइड कर देना। तो लाइट रे में 7 कलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, 7 कलर होते हैं जिनमें वो डिवाइड कर देता है। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस हैविंग फ्लैट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एट एक्यूट एंगल टू ईच अदर। ये आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, फ्लैट हैं, और दोनों ही जो एंगल बना रहे हैं मिलके ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं। इट यूजेस टू डिस्पर्स द लाइट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। तो ये लाइट को जो है कि 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में डिस्पर्स करता है। और इसमें जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और आपके इंसिडेंट एंगल और आपके प्रिज्म एंगल के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। इस साइड भी एयर है और इस साइड भी एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे μ2 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे भी μ1 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे जब इंसिडेंट रे इस सरफेस से पे इंसिडेंट करेगी तो इस सरफेस पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे n1। उस नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल मेजर किया जाता है। इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। ये लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो इसका होगा रिफ्रैक्शन, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल के साइड ये रे जो है बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद फिर से जो है कि दूसरे सरफेस पे जाएगी, दूसरे सरफेस पे फिर से डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से और ये लाइट रे अवे हो जाएगी। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट। और ये जो आपका एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और R1, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2। ये सरफेस 1 पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सरफेस 2 के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये जो लाइट रे एक्सटेंड कर रहे हैं और ये इमरजेंट रे को भी पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है मिलकर जो एंगल बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस ट्रायंगल में देखेंगे P, Q एंड R में, PQR में ये टोटल जो एंगल है ये I के बराबर होगा, I के बराबर, और ये एंगल R1 है। तो ये वाला एंगल जो है ये I माइनस R1 हो जाएगा, ये वाला एंगल I माइनस R1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो लाइट रे जा रही हैं इसमें टोटल ये एंगल है वो E है, और ये एंगल R2 है, तो ये वाला एंगल जो है E माइनस R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे N1 और N2 आपके नॉर्मल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, E इज द एंगल ऑफ इमरजेंट, R1 एंड R2 आर एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड N1 एंड N2 आर नॉर्मल्स। यहाँ पे कैपिटल ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है और जो डेल्टा है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन जो है कि यहाँ पे डेवलप करना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस PQR ट्राइंगल में ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है। वो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो आप देखेंगे कि सिंस वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो इंटीरियर एंगल I माइनस R1 है और E माइनस R2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया। और जो प्रिज्म एंगल होता है ये सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस के बराबर होता है दोनों सरफेस पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल हमने लिख दिया। अब यहाँ पे केस यूज करते हैं कि अगर मिनिमम डेविएशन हो, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस शुड बी ऑल्सो सेम, R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R।
इस वैल्यू को R1 R2 इक्वल टू R की वैल्यू को इसमें अगर पुट करते हैं तो कैपिटल A इज इक्वल टू आता है 2R, R प्लस R 2R। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू अगर निकालते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में तो R इज इक्वल टू A/2 आ जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज को अगर हम इसमें भी पुट करते हैं तो डेल्टा मीन हो जाएगा उस टाइम पे। डेल्टा मीन इज इक्वल टू I माइनस R1 इज इक्वल टू R प्लस E इज इक्वल टू I एंड R2 इज इक्वल टू R। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो I और I एक साथ ऐड होंगे 2I हो जाएगा, माइनस R 2R हो जाएगा। 2R के जगह पे हम यहाँ पे कैपिटल A रख सकते हैं तो 2I डेल मीन इज इक्वल टू 2I माइनस A। यहाँ से अगर I की वैल्यू हम निकालते हैं तो डेल मीन प्लस A/2 यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट आ जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन का केस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। यहाँ पे I और R की वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो साइन डेल मीन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 आ जाता है। ये जो फार्मूला है ये इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए एक्सप्रेशन यूज में आता है। अब यहाँ पे अगर हम एक और केस लगाएं कि अगर ये एंगल जो है बहुत ही स्मॉल्स हो तो आप जानते हैं साइन I के बराबर हो जाता है, साइन R के बराबर हो जाता है। तो साइन और साइन हट जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है वो इस तरह से बन जाएगा डेल मीन प्लस A अपॉन 2 A/2। यहाँ से वो 2 कट जाएंगे तो जो बचेगा म्यू इज इक्वल टू डेल मीन प्लस A डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो म्यू टाइम्स A इज इक्वल टू डेल मीन प्लस A को अगर उधर लाते हैं तो उसमें से A को कॉमन लेकर के डेल मीन इज इक्वल टू म्यू माइनस A बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है उसको निकालने के लिए केवल हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए और एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला बन जाता है यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए। अब एक चीज़ और हम देखेंगे कि ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपके वेव लेंथ पे डिपेंड करता है, वेव लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, अगर वेव लेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। जब प्रिज्म जो है लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में जब डिवाइड करता है तो आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब डिस्पर्स होता है तो इसको जो है कि 7 पार्ट्स में तोड़ देता है वेवग्योर में। तो सबसे जो आप एक्सट्रीम 2 एंड्स पे जो कलर्स होते हैं, सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे जो है नीचे होता है वो होता है वायलेट। रेड कलर सबसे ऊपर क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम बन रहा है और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो वायलेट कलर का है उसका सबसे ज़्यादा बन रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो वेव लेंथ है रेड कलर का वो सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो डेविएशन सबसे कम होगा। सिमिलरली जो वायलेट कलर है उसका जो वेवलेंथ है सबसे कम होता है और उस वजह से उसका जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो है कि टॉपिक्स हैं आपके पार्ट 1 के। अब इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो है कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। तो ये जो है कि छोटा सा जो है कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इससे बनते हैं और जो है कि उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंगुलर डिस्पर्सन होता क्या है। एंगुलर डिस्पर्सन कुछ नहीं है, द सेपरेशन बिटवीन द 2 एक्सट्रीम्स कलर्स। द एंगुलर डेविएशन का जो डिफरेंस है वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए वो कितना है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन की अगर बात करें, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगुलर जो डेविएशन है सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, वायलेट कलर का, और सबसे कम किसका हो रहा है, रेड कलर का। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस के लिए जो फार्मूला होता है म्यू माइनस 1। अगर यहाँ पे उसके टर्म में अगर लिखते हैं तो डेल वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो म्यू बी ए माइनस वन ये कट जाएंगे तो म्यू आर इंटू ए। तो ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन का जो है कि फार्मूला होता है और इससे जो है अगर एंगुलर डिस्पर्सन पूछता है तो आप जो है कि निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है
डिस्पर्सिव पावर जो है कि एंगुलर डिस्पर्सन और मिनिमम डेविएशन का जो है कि रेशियो होता है। यहाँ से अगर इन वैल्यूज को रखते हैं तो म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर टाइम्स ए डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 टाइम्स ए, क्योंकि मीन डेविएशन का जो फार्मूला है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये होता है। अगर ए को 8 से काट दें तो डिस्पर्सिव पावर जो आता है म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। इस फार्मूले से हम डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पे म्यू वायलेट कलर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू आर जो है कि रेड कलर का जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू एंगल ऑफ जो है कि म्यू जो है कि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इन सभी के बीच में ये डिस्पर्सिव पावर का जो है कि रिलेशन है। यहाँ पे आपका जो है कि रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो है कि हम लोग बात करेंगे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, और जो है कि रे ऑप्टिक्स के पार्ट बी में। तो अब हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स के पार्ट बी। तो यहाँ पे पार्ट बी में जो आपका है पार्ट बी, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं कि जितने भी आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे आपके लेंस हैं, मिरर हैं, प्रिज्म हैं, इन ऑप्टिकल डिवाइसों को यूज करके जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं अपने पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है कि आपके यहाँ पे दो तरह के होंगे। एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, दूसरे को बोलते हैं टेलीस्कोप। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप का काम होता है जो टिनी पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको मैग्नीफाई करके और उसको जो है कि आप क्लियरली देखना। तो जो आपके टिनी पार्टिकल्स हैं उनको देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के। जो माइक्रोस्कोप है वो दो तरह का होता है। माइक्रोस्कोप में दो तरह के होंगे, एक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल का मतलब होता है कि जब हम जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उनमें केवल एक यूज करें। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अगर कोई डिवाइस बनाते हैं, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप में है उसमें केवल एक ही लेंस यूज होता है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और उस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो एक शॉर्टर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिससे उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बोलेंगे तो जो है कि दो या दो से अधिक ऑप्टिकल डिवाइसेस लगाएंगे, जिससे कि जो मैग्नीफिकेशन है, जो मैग्नीफाइंग पावर है, वो स्टेप में मल्टीप्लायर बने और उसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मैग्नीफाई कर सके। यानी स्टेप बाय स्टेप उसको मैग्नीफाई करता है। जितने लेंसेस लगेंगे, जितने ऑप्टिकल डिवाइसेस लगेंगे, उतने टाइम्स जो है उनका जो है कि मैग्नीफिकेशन होता है। इसलिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो जो है कि और ज़्यादा जो है क्लियर इमेज बनाता है। टेलीस्कोप का काम होता है कि जो दूर की चीज़ें हैं, बहुत दूर की चीज़ें हैं, उनको पास ला करके हम क्लियरली उसको देख सकें। जैसे आप किसी प्लैनेट की बात करें, मून की बात करें, किसी गैलेक्सी की बात करें, सन की बात करें, तो इनको जो है कि टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग जो है कि पास में ला करके बड़ा इमेज बना करके और उस पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब ये टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। केवल रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को यूज करते हुए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगर रिफ्लेक्टिंग टाइप के भी डिवाइस उसमें अगर ऐड कर दें तो वो जो टेलीस्कोप होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इस तरह से हम वन बाई वन दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करेंगे। तो जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने अभी बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक शॉर्टर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करने के बाद उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये केवल एक ग्लास होता है जिसको जो है कि जो लेंस बोलते हैं, ये आपका ग्लास का लेंस है, बस एक ही है सिंपल, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू द आई। यहाँ पे आपका आई है जो ऑब्जर्वर है, जो चीज़ों को देख रहा है। इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली।
अब इसका अगर वर्किंग देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस x है। जब इसमें दो रूल लगाएंगे रे डायग्राम का इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो जहाँ पे वो दो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इनका इमेज बनेगा। तो फर्स्ट रूल में ये जब कोई पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के जब आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करती है। दूसरा रूल, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब हम पास करा देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड तो ये कहीं पे जो है कि इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कन्वर्ज होती जा रही हैं। तो इनको जब एक्सटेंड करेंगे तो दोनों ये रिफ्रैक्टेड लाइन जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक इमेज बनेगा। इस लेंस के लेफ्ट साइड में ये इमेज बन रहा है तो ये वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो ये इमेज फॉर्मेशन का जो ये केस है कि फोकस और पोल के या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका मैग्नीफाइंग इमेज बनता है और इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये लास्ट वाला 6 नंबर का केस है। अब यहाँ पे हमें मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकालेंगे कि कितना टाइम्स मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट के साइज को। तो जब आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है AB, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है A डैश B डैश पे बना है और इस ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D मान रखा है। अगर मैं बात करूं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता क्या है, तो आप देखेंगे फॉर स्मॉल एंगल के लिए बात कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर होता है tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर एंगल स्मॉल है तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है बीटा बाई अल्फा के। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमें tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू इनमें ट्रायंगल्स को यूज करके निकालनी है और वो वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये जो सेंटर से पास करती हुई लाइट गई है तो वो सेंटर के अलोंग जो है कि विदाउट एनी डिविएशन ये रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। जब इसको हम एक्सटेंड किए पीछे की तरफ तो यहाँ पे इसका इमेज बना है। तो आप ये ट्रायंगल देखेंगे A डैश O और B डैश, यहाँ पे A डैश O और B डैश जब देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan बीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस, यहाँ पे लिख सकते हैं B डैश O। अब यहाँ पे ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये वाले ABO एंड A डैश B डैश O, A डैश O B डैश और AOB, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि जितना एंगल ये बना रहा है अब बीटा उतना ही एंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी बना रहा है। तो यहाँ से और भी हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन और ये डिस्टेंस कितना है आपका OB। तो tan बीटा के जगह पे ये अप्रॉक्सीमेटली आपका हो जाता है बीटा इज इक्वल टू बीटा स्मॉल एंगल के लिए तो हम क्या लिख लेंगे इसको AB। अब ये AB हाइट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है और OB जो है आपका ये डिस्टेंस है x और इधर जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम ले लेंगे माइनस। तो बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन OB और AB की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन x। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी AB अपॉन x के माइनस में। और उसके बाद फिर से इसी ट्रायंगल में यहाँ से इस ट्रायंगल में O A डबल डैश B डैश इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी। तो tan अल्फा आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A डबल डैश B डैश अपॉन बेस कितना है B डैश O। अब आप देख रहे हैं कि जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है। ये ऑब्जेक्ट हाइट है और ये भी ऑब्जेक्ट हाइट है। तो हम A डबल डैश B डैश के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई और B डैश O और B डैश O कितना है माइनस D। तो जहाँ पे अल्फा आया है वहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन माइनस D। तो AB यहाँ पे कट गया है, बचा कितना माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ बच रही है OB डैश अपॉन OB और OB डैश जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि माइनस D था
और आपका जो है कि ओ बी है जो है एक्स है, तो माइनस यहाँ पे भी है और ये वैल्यू माइनस से माइनस कट जाती है, तो जो मैग्नीफिकेशन आता है वो आता है डी बाई एक्स। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें आपका जो मैग्नीफिकेशन है ये डी बाई एक्स आ गया। अब इसमें केसेस लगाएंगे, 2 केस लगाएंगे कि जब इस सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू जो इमेज है अगर वो पास में बन रहा है, जैसे कि अभी हम जो ये देख रहे हैं ये इमेज जो है अपने ऑप्टिकल सेंटर के पास में बन रहा है। ऑप्टिकल सेंटर के पास का मतलब जो है केस नंबर 6 में है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं बनता है, ये जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ बनता है और जो है कि इसका जो हाइट है वो भी जो है एक तरह से आप देखने के लायक होता है, आप उसे देख सकते हैं क्लियरली क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसको मैग्नीफाइंग कर दिया है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर ये केस जो है कि ऐसा है कि जो इमेज है ये नियर बन रहा है, पास में बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या चीज़ें हैं यूज करेंगे। इफ़ इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, अगर नियर पॉइंट पे बन रहा है तो अगर लेंस फार्मूला लगाएं, तो लेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है जो भी है, यानी इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस डी के बराबर हो जाएगी। और जब लेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे v की जगह पे माइनस डी पुट करेंगे तो 1 माइनस डी 1/माइनस डी और माइनस u जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने x माना हुआ है, तो 1/u की जगह पे माइनस x आ जाएगा क्योंकि निगेटिव x डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि d से ऊपर जो है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई d ऑन बोथ साइड, तो हमने ऊपर जो है कि दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दिया, d से तो d कट जाएगा, -1 बचेगा और यहाँ d बाई एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू डी बाई एफ। अब ये जो 1 है इस 1 को अगर उधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा, -1 उधर जाके +1, तो d बाई एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ। तो यहाँ से d बाई एक्स की जो वैल्यू है 1 प्लस एफ हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं d बाई एक्स को हम बोलते क्या है मैग्नीफिकेशन, तो यहाँ से m इज इक्वल टू इसकी जगह पे मैग्नीफिकेशन रख सकते हैं, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये जो है केस नंबर फर्स्ट का जो मैग्नीफाइंग पावर निकालने का ये रिलेशन हमें मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ये जो क्वांटिटी है, ये जो पार्ट है वो ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा को जब 1 में जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से जो फोकल लेंथ है जितना डिक्रीज करेगा उतना ही मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका इंक्रीज करेगा। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है, ये जो लेंस है ये चेंजेबल होता है, रिप्लेसेबल होता है, इसको अपने अकॉर्डिंग हम इसको जो है कि चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें बहुत जो है कि छोटा ऑब्जेक्ट देखना है तो इसका जो है बहुत जो है शॉर्टर वेव मतलब फोकल लेंथ का हम लेंस यूज करेंगे, ये लेंस निकाल लेंगे और दूसरा वाला लेंस यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से अलग अलग लेंस होते हैं और जो है कि उन लेंसों को लगा करके अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का ऑब्जेक्ट देखना होता है उसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसको ज़्यादा अब यूज में नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पास आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि ये इतना तो मैग्नीफिकेशन आ गया एक बार में, इसमें एक और लेंस लगा देंगे तो जो वर्चुअल या जो इमेज बन रहा है उस इमेज को दोबारा मैग्नीफाई करेगा, और जब दोबारा मैग्नीफाई करेगा तो और बहुत बड़ा दिखेगा, और बहुत बड़ा दिखेगा तो वो हमें और क्लियरली जो है कि उसको हम देख सकते हैं। अब इसके बाद केस नंबर 2 आता है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अगर ये इमेज है, अगर इस इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो आप देखे होंगे कि केस नंबर 5 जो रे डायग्राम का केस नंबर 5 है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख देते हैं तो उसका जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हमने फोकस पे रख दिया है। फोकस पे रखने की वजह से जब हमने दोनों रूल लगाया तो ये दोनों जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जा रही हैं। पैरेलल होने का मतलब ये कहीं पे मिलेंगे नहीं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज इनका कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब मान लिया कि जो इसका इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रहा, इन्फिनिटी पे मान लिया यहाँ पे है इन्फिनिटी, ये इमेज बना। अब ये जो इमेज है इन्फिनिटी पे बना है तो ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया d। तो ये जो इमेज है आपके इन्फिनिटी पे बना है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितना एंगल बना रहा है वो है बीटा, ठीक है। अब इस ओरिजिनल जो इमेज का हाइट है ए बी, इसको अगर हम इसी के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है बी डबल डैश और ए डैश पे, और जो इसका इमेज बन रहा है इस ए बी का बी डैश हो जा रहा है और ए का ए डैश हो जा रहा है।
अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकस पे ही है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा और इमेज डिस्टेंस आपका डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर होता है m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू अगर निकालें इस तरह से इस वाले ट्राइंगल में, तो हम देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। तो अगर tan बीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों में एंगल सेम है। तो आप देख रहे हैं कि बीटा बाई अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है ए बी बाई एफ के बराबर, क्योंकि दिस बाई दिस इज ऑल्सो बीटा। तो ए बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन फोकल लेंथ, ये जो लेंथ है ये नेगेटिव साइड में है इसलिए माइनस ले रहे हैं। अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल में से निकालेंगे ए डैश ओ और बी डबल डैश में से। तो जितना हाइट आप देख रहे हैं ये है उतना ही हाइट ये भी है। तो अगर tan अल्फा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, और परपेंडिकुलर कितना ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश जितना है वो ए बी के बराबर है। तो ए बी अपॉन और ये आपका नेगेटिव साइड में है तो माइनस डी लिख सकते हैं। तो ए बी से ए बी कट रहा है और माइनस से माइनस कट रहा है, तो डी ऊपर जाएगा एफ नीचे आएगा, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाता है डी बाई एफ। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फोकल लेंथ जितना छोटा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो हमने यूज किया हुआ है कि ए डैश बी डबल डैश जो है किसके बराबर है ए बी के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डबल डैश बी ए बी के बराबर है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये दो केसेस हैं और दोनों केसेस में बस ये आता है मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए। केस बी में जब बोलेगा कि जो है इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे डी बाई एफ। डी क्या है इमेज डिस्टेंस दिया होगा, एफ क्या है फोकल लेंथ। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगर केस में ये कहता है कि ऑब्जेक्ट नियरर पॉइंट पे बन रहा है, एक जो है कि कम दूरी पे बन रहा है जो पास में बन रहा है, तो वहाँ से उस केस के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ निकालेंगे। तो इस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप आपका जो है कि कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है कि इसके आगे के टॉपिक को बताएंगे। सो ओके, थैंक यू। इसमें ऐसा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें आप देखना, यहाँ पे ए डबल डैश लग गया था, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर है ए डैश बी डबल डैश के। तो यहाँ पे ए डैश और ये बी डबल डैश है, तो ये हाइट बराबर ये हाइट है जो कि यहाँ पे आपने लिखा है, इसको ऐसे लिख दिया ए डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी। तो ये बस क्लियर करना था। ओके बाय, थैंक यू।